सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बट देश चलता रहना चाहिए। Hello everyone. Hello, good evening. Welcome to another episode of शाम की चाय। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं एंड here's another episode for you all. कुछ समय पहले इंडिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। कुछ लोगों ने उसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा, कुछ लोगों ने उसे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट कहा। कुछ लोगों को लगा कि ये यूजलेस है, कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पे आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीट पेपर लीक, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच हैपेंड, बट वो प्रोटेस्ट एक तरीके से इंडिया के आने वाली जनरेशन की पहचान बन गया। हमने बहुत सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए, नहीं की जाए, क्या की जाए, किस तरीके से की जाए। फिर वो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और हमने सोचा कि ठीक है, अब जब ये ख़त्म हो गया तो फिर अब रहने देते हैं इसे। बट हमें वापस एक बहुत सिमिलर चीज़ दिख रहा है जो झारखंड में होती हुई अभी दिखाई दे रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार इसमें डीप डाइव करके देख ही लिया जाए कि आखिर है क्या, कहाँ से आया ये जो स्टार्टिंग में कॉकरोच जनता पार्टी करके इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये पार्टी आई, क्या है ये, और मल्टीपल वेज में कि क्या ये चीज़ें होती रहेंगी बाहर, बार बार होती रहेंगी क्या। उन चीज़ों पर एक बार गौर करके, बात करके, रिसर्च करके देखें क्या है। तो हमने कुछ खास वेबसाइट्स की हेल्प ली, कुछ खास फेमस न्यूज़ सोर्सेज का हेल्प लिया, और उसके बेसिस पे हम दोनों ने बैठ के कुछ रिसर्च करे, देखे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आज का एपिसोड नॉर्मल एपिसोड्स के फॉर्मेट से थोड़ा अलग रहेगा, बिकॉज हम एक सीरियस पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे बात करने जा रहे हैं। एंड जनरली जो हम चिट्स उठाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ये एपिसोड वैसा नहीं दिखेगा। आज हमारे इस एपिसोड का एक स्पेसिफिक फ्लो रहेगा, हम उस फ्लो को ही फॉलो करेंगे। तो या वी विल जस्ट गो विद दैट। Ananya, you want to add something before we actually move on to this entire conversation? No, I think I'm very excited for today's discussion. Sorry, जैसे सार्थक ने बोला कि हम पिछले कुछ समय से वीडियोस नहीं आप तक लेके आ पा रहे थे because of some reasons, but अभी चीज़ें बेटर जगह पे है, बेटर सिचुएशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई। सो वी आर बैक हियर विद यू ऑल, वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट दिस, क्योंकि बहुत क्लोजली हमने इस प्रोटेस्ट को देखा है। ऑन ग्राउंड जाके भी इस प्रोटेस्ट को एटलीस्ट मैंने वो फील किया है कि एनर्जी कैसी होती है जब इतने सारे लोग एक साथ आते हैं और किसी एक कॉमन चीज के लिए बात कर रहे होते हैं, उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। यस, आई एम सिमिलरली एक्साइटेड एज वेल। ठीक है, आज के डिस्कशन का फ्लो हम एक बार बात कर लेते हैं पहले। सो आज का फ्लो टोटल 5 हिस्सों में है। सबसे पहला हिस्सा है द ओरिजिन ऑफ कॉकरोचेस। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। फिर हम जाएंगे द मूवमेंट में हम इस मूवमेंट को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि बाकी पुराने जो इंडिया में मूवमेंट्स आते रहे हैं उनके साथ भी एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि उनसे कितना सिमिलर है और कितना अलग है। फिर हम एक ऐसे स्पेसिफिक अनशन की बात करेंगे जो हमने बचपन में देखा, और शायद हमारे लिए वो पहला मास प्रोटेस्ट था, अन्ना हजारे जी का अनशन। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। देन we'll draw another parallel which will be from the JP movement, that is Jayaprakash Narayan movement, and the current CJP movement. And आखिरी part is something which I won't share right now, वो जब आएगा मौका तभी डिस्कस करेंगे। So yes, आज के एपिसोड के यही 5 हिस्से होंगे। And with that we'll actually move into the first part, the origin of cockroaches. And I actually want Ananya to start it on this one because Ananya इसको काफी closely follow कर रही थी। काफी when इंस्टाग्राम पे आना शुरू हुआ था उस टाइम से अनन्या वाज प्रीटी एक्साइटेड, और मुझे याद है कि हम दोनों में बातें होती थी, शी यूज्ड टू शेयर, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अनन्या विद द ओरिजिन ऑफ कॉकरोचेस, कि आखिर आए कहाँ से ये कॉकरोच? या आई थिंक सो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, उन्होंने एक अपने स्पीच में उन्होंने पब्लिकली ऐसा बोला कि द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर लाइक कॉकरोचेस, दे आर अनएम्प्लॉयड। सो
आई थिंक उस तरह से उन्होंने जब यूथ को एड्रेस किया यूजिंग द वर्ड कॉकरोच, आई थिंक दैट फ्रॉम देयर इट गॉट पिक्ड अप एंड फिर वहां से वो शुरू होता है जहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, बट आपने उसको बहुत ही डेरोगेटरी तरीके से उनको आपने एड्रेस किया इस टर्म को यूज करके। वहां से फिर कुछ यंगस्टर्स जिन्होंने पूरा मूवमेंट लीड किया, एटलीस्ट हु वर द फेसेस ऑफ दिस मूवमेंट, उन्होंने इसको उठाया। वो देश के अलग अलग हिस्सों में थे, कोई बॉस्टन में था, कोई यूएस में था, मतलब तो वो अलग अलग हिस्सों से वो इकट्ठा हुए और उन्होंने ये पूरा मूवमेंट रन किया। सो आई थिंक फ्रॉम देयर इट गॉट स्टार्टेड। और उन्होंने तभी आफ्टर दैट स्पीच सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस है उनकी स्पीच के तुरंत बाद ही उन्होंने वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी, एंड रातों रात विद इन 2 or 3 days मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हुए। तो कहीं ना कहीं everybody connected with that idea, everybody felt really bad about it. सबने कहीं ना कहीं उसको पर्सनली अपने साथ लिया और वो कनेक्ट कर पाए उस इमोशन के साथ, एंड देन फ्रॉम देयर इट गॉट स्टार्टेड। आई थिंक दिस इज व्हाट, या नो दैट्स ट्रू। मैं इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करूंगा। पहली तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब कहा था वो इंडिया के यूथ को एज अ जनरल नहीं काउंट करे थे, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया था इस चीज को। He was talking about the fake degrees, the ones who are holding fake degrees. तो उनका point of view was थोड़ा अलग, but जिस तरीके से वो आया, Indian youth actually felt very very disheartened by that. They actually felt very angered by it. काफी गुस्सा भी था। और यंगस्टर्स में गुस्सा होना जरूरी भी होता है। हम लोग कुछ टाइम पहले रंग दे बसंती फिल्म भी देख रहे थे, एंड वहां पे भी काफी हद तक हमने देखा कि ये किस तरीके से यंगस्टर्स when they see something wrong which is happening, they always raise voice against it. So उनको ये चीज चुभी। एंड उसी टाइम पे बॉस्टन में अभिजीत दिपके एंड अदर फोक्स, उन लोगों ने देखा कि ठीक है, उन लोगों ने एक सिंपल गूगल फॉर्म नॉर्मल चीजों से उन लोगों ने स्टार्ट करा कि ठीक है भाई देखते हैं, बट वो खुद ही नहीं गेस कर पाए, खुद ही नहीं समझ पाए कि इसको इस तरीके से समर्थन मिलेगा जिसको बोलते हैं। तो वो खुद ही तैयार नहीं थे, उनके वेबसाइट डाउन हो जा रहे थे क्योंकि इतने लोग जोड़ते जा रहे थे कि वो तैयार ही नहीं थे इसके लिए। एंड एज अनन्या शेयर, जैसा आपने बोला कि पिछले 2-3 दिन के अंदर ही मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। तो वो जिस तरीके से आग में कन्वर्ट हुआ, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन लोगों ने चूज करा कॉकरोच को। मजे की बात है, जब कॉकरोच टर्म पहली बार आया था तब उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत था कि ये कीड़े मकोड़े, बट नाउ दैट कॉकरोच हैज टर्न्ड इनटू समथिंग कि भाई ये हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे कोई हो जाए। डायनासोर युग से लेके आगे पता नहीं रोबोट्स आएंगे तब भी कॉकरोच रहेंगे। तो ये कॉकरोच वाज सपोज्ड टू बी डेरोगेटरी, बट नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू लाइक अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक हमेशा रहेगा। या तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ओरिजिन कॉकरोच का यहाँ से जरूर हुआ, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ये हर जनरेशन के टाइम पे जब भी ऐसा कुछ डिस्कशन होता है, तो जो यंगस्टर्स हो, जो नई पीढ़ी जो आने वाली होती है, उनको ऐसा माना जाता है कि ये आगे नहीं संभाल पाएगी या ये कम है। एंड देन वो कुछ ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि आज के यूथ बहुत समझदार है, बहुत आगे है, और ये पहले भी होता आया है। लाइक मैं देख रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट टुडेज टाइम, पहले की भी अगर बात करूँ, चाहे वो 2011 के आसपास जो अन्ना हजारे जी का अनशन हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत लोग समर्थन के लिए आए थे। देन उसके पहले जेपी मूवमेंट के टाइम पे इट वाज लाइक अ स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑल टुगेदर। उसके पहले लाइक अगर इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, वहां पे भी जो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, ये जो मास सिविल डिसोबीडियंस हुए थे, यंगस्टर्स लाइक जो जवान खून है, दैट वाज एट द सेंटर कि भाई हम संभालेंगे। तो देखा जाए तो ये कॉकरोचेस जिनको बोला जा रहा है, ये हमेशा से हैं, अभी टर्म मिल गया उनको। तो ये काफी यूनिक चीज हुई है बाय द वे। आई थिंक मतलब अगर इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आपने इतना सारा जो मेंशन किया, इसके अलावा भी इफ यू सी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जितने भी पॉलिटिकल शिफ्ट हुए हैं, करेक्ट है नहीं करेक्ट है, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट आई थिंक ऑल ऑफ देम वर लेड बाय स्टूडेंट्स। सो आई थिंक इट इज समवेयर, वो दिखाता है कि स्टूडेंट मौज मस्ती में रहता है, बट व्हेन दे रियलाइज दैट समथिंग इज नॉट करेक्ट इन द सिस्टम, तो वो साथ आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और दे लुक फॉर आंसर्स। वो चाहते हैं कि आप उनके जो भी उनके क्वेश्चंस उनको जवाब दिया जाए,
जब नहीं उनके क्वेश्चन का जवाब उनको मिलता है सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, तब आई थिंक वो ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं। और इफ यू सी इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी जब भगत सिंह लोगों ने वो, तो दे इट वाज वेरी साइलेंट वे दे स्टार्टेड विद द प्रोटेस्ट, बट आई थिंक कुछ कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो उस प्रोटेस्ट को कैसे ट्रिगर कर देते हैं, फिर वो बहुत बड़ा मूवमेंट बनता है। तो यहाँ पर भी वो वही चीज था। आई थिंक यूथ कहीं ना कहीं परेशान था बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द पेपर लीक, सिस्टम में इतने सारे फेलियर हो रहे थे। बट चीफ जस्टिस की तरफ से ये ऐसे शब्द आना, और इसीलिए मुझे लगता है आप जब एक बड़ी कुर्सी पे होते हैं या आप एक बड़ी पोजीशन पे होते तो आपको अपनी भाषा का भी सधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शब्द सही से नहीं आएंगे, चूज आप सही से नहीं करोगे, तो उसके इस तरह से रिजल्ट्स दिखते हैं। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि व्हाट ही मेंट, बट तब तक देर हो गई, तब तक देर हो चुकी थी और यूथ एक साथ आ चुका था। आई थिंक इट्स अ गुड वे दैट देश को दिखा कि जिस जेनजी को वो मजाक उड़ाते हैं उनकी अलग अलग चीजों का, दे आर वेरी अवेयर, उनको पता है कि सिस्टम में क्या गलत है। एंड मुझे लगा कि वो बहुत क्लियर भी थे कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट फ्रॉम द सिस्टम। डायरेक्शनलेस नहीं था। हाँ, डायरेक्शनलेस मूवमेंट नहीं था। So, सिंस हम डायरेक्शन की बात करें तो क्यों ना हम मूवमेंट में ही एक बार डीप डाइव करके देखते हैं कि भाई ये मूवमेंट एग्जैक्टली था क्या। क्या ये इमोशन था या ये क्रांति थी इन इटसेल्फ, इसके पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, मुझे याद है कि उस समय नीट पेपर लीक से रिलेटेड बातें नहीं होती थी, वो बाद में आया। और लोगों का साथ में जुड़ना, जंतर मंतर पे इकट्ठा होना, हर शहर में जुलूस निकल रहा है, रैली निकल रहा है, वो सारी चीजें शुरुआत में नहीं थी। तो ये कहाँ से निकल के आया, क्या एक बार इसके बारे में भी बात करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली आया कहाँ से। यस, I'll actually start in this one. सबसे पहले I'll just talk about कि ये जो मूवमेंट था, I felt like ये क्रांति से ज्यादा this was about an emotion, एक फ्रस्ट्रेशन जो यंग पीपल के अंदर था। पहला, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दिस गवर्नमेंट डेटा लाइक एंड ऑथेंटिक डेटा प्रूव है कि इंडिया में जितने ग्रेजुएट्स हैं, लेस देन 50% ऑफ दैट आर एम्प्लॉयबल, जिनको नौकरी मिल सकती है। मतलब अगर साल में 10 लाख लोग अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें सिर्फ 5 लाख ही नौकरी देने के लायक हैं, काम करने के लायक है। बाकी 5 लाख क्या करेंगे उनको पता ही नहीं है अभी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक अ सिस्टमिक फेलियर। सिस्टम का फेलियर है कि हम इस तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे, इस तरीके से ग्रेजुएट नहीं करा पा रहे कि आपको उसके बाद जॉब मिले। इसमें जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनकी कितनी गलती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से तो वो पास हुए, उनको ग्रेजुएट होना था, उनकी पढ़ाई खत्म हुई, पर पढ़ाई के बाद आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें उनकी क्या गलती है? तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जो पहले से आना शुरू हुआ, उसके वजह से जो ऑप्टिमिज्म है वो कम हो जाना, यार कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, करियर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र से आता हूँ, अगर वो पढ़ा रहे हैं उसके उस पार्ट में, उससे रिलेटेड जॉब मार्केट में है रोल्स कि नहीं है? अभी तुम देखो देश में तो कितने सारे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये सबके सब आईटी सेक्टर में घुसे थे, क्योंकि उनके कोर में उनके पास जॉब नहीं था। तो वो ग्रेजुएट हो रहे हैं एक स्ट्रीम से, बट उस स्ट्रीम में जा ही नहीं पा रहे हैं, जगह ही नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं। सही बात है। तो फिर वैसे केस में उन्होंने आईटी सेक्टर ज्वाइन करा। अब आईटी में एआई आ गया, तो जिन कॉलेजेस ने, जिन कोर्सेज ने अपने आप को अपग्रेड करा, दे आर गेटिंग द जॉब्स। बट जिन्होंने नहीं करा ग्रेजुएट, तो वो भी हो रहे हैं, बट एआई की वजह से वो और पीछे हटेंगे। वो एक फ्रस्ट्रेशन और अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म कम है। उसके अलावा अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर कोई ऐसे पेपर लीक हो जा रहा है तो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं उस पर, ठीक है। कितने लोग तो अपने घर के जमीन को गिरवी पे रख के, अपने घर के पैसों को गिरवी पे रख के जाते हैं, लाइक लोन लेके पढ़ रहे हैं। उस केस में जब ऐसा डीले होता है ना, उनकी पूरी जीवन ही इधर की उधर हो जाती है। तो एक पेपर लीक होना किसी के लिए होगा कि हाँ एक पेपर ही तो लीक हुआ, दोबारा री एग्जाम करा देंगे, तो उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ से शुरू होने इज अ वेरी वेरी टफ थिंग।
एंड सरकार प्रोटेस्ट का सामना कर सकती है, उनको पता है प्रोटेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, बैरिकेड लगा सकते हैं, वाटर गन चला सकते हैं, रबर पेलेट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई इमोशन से कैसे भिड़ सकती है सरकार? yeah, तो द क्वेश्चन इज, आई फेल्ट लाइक ये प्रोटेस्ट से ज्यादा इट वाज एन इमोशन yeah, जो सालों से दबा हुआ था, और एक प्लेटफॉर्म मिला जहां ये निकल सका yeah. और वो निकला। सही बात है। मैं +1 टू व्हाट यू हैव शेयर्ड कि इतना सारा फ्रस्ट्रेशन था बच्चों में, इतनी प्रिपरेशन कर रहे थे। आप कोटा में रहे हो, मैं खुद दिल्ली में रही हूँ, हमने देखा है वो बहुत क्लोजली, जब दूर दूर जगहों से बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उनके पेरेंट्स किस तरह से पैसे जुगाड़ करके, किस तरह से घर के अपने बाकी खर्चों को काट के उनके लिए वो रिसोर्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब नहीं होता है तो बड़ी मतलब पूरी फैमिली निराश होती है। वो जो स्टूडेंट है, वो जो बच्चा है, वो तो होगा ही निराश, क्योंकि वो उनकी वो जिस उम्र में होते हैं बड़ी टेंडर एज होती है। आपका कॉन्फिडेंस एक या दो पेपर में ना होने पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत हार्श स्टेप भी लेते हैं बच्चे। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि जो भी तरीके हैं नहीं काम कर रहे हैं, आपको उस पर तुरंत बैठकर काम करना पड़ेगा कि और आपको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। या आपके देश के यूथ की लाइफ का सवाल है। आप देश को विकसित भारत या इन सब जब कह रहे हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका देश का जो यूथ है, जो फाउंडेशन है, वो सेटिस्फाई हो, उसको जॉब मिले, उसको काम मिले, वो पढ़ाई जो कर रहा है वो उसका मीनिंग मेकिंग कर पा रहा है कि अच्छा मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे आगे चल के ये करना है। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है कि सिस्टम एजुकेशन को प्रायोरिटी दे। एंड वो आई थिंक कहीं ना कहीं डीप्रायोरिटाइज हो रहा था, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे। और जब कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक उनको प्लेटफॉर्म मिला, तो दे ऑल गेट कनेक्टेड, वो साथ में आए और उन्होंने इतने बड़े मूवमेंट को लीड किया। ट्रू, बट आई थिंक ना कॉकरोच जनता पार्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एक लीडर का होना। और वो लीडर यहाँ पर बनकर है सोनम वांगचुक। यस, कॉकरोच जनता पार्टी जब फॉर्म हुई, इट वाज जस्ट लाइक अ प्लेस जहाँ पे लोग साथ में आ रहे हैं। पर मूवमेंट चालू हुआ जब सोनम वांगचुक जी ने डिसाइड करा कि भाई अब मैं जाऊंगा अमरनाथ एक्शन पे, अब मैं जाऊंगा हंगर स्ट्राइक पे। व्हेन ही वेंट फॉर दैट, देन एवरीवन जॉइंड हिम। तो वो सपोर्ट मिला, जिसको बोलते हैं ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लाइक अभी अगर पुराने से भी पैरेलल्स ड्रॉ करें या कुछ भी करें तो भी दिखेगा, एक कोई इंसान होता है ना जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, और अगर वो इन चीजों से जुड़ जाता है तो उस मूवमेंट या किसी भी चीज को एक अलग डायरेक्शन मिल जाता है। एंड सोनम वांगचुक ने एक्चुअली यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करा। जैसे ही वो आए सामने, सबको एक डायरेक्शन मिल गया, एक लीडर मिल गया कि अब इनको सपोर्ट कर सकते हैं, अब इनके साथ चल सकते हैं। उसके बिना ये डायरेक्शन लेस हो सकता था, पर वो डायरेक्शन का एक बहुत सही काम वहां पे वो एक उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। ही इज अ ट्रू, वेरी गुड। उनका सोसाइटी में इतना नाम, ही हैज डन सो मेनी थिंग्स फॉर हिज रीजन लद्दाख। उसके अलावा ही इज सच अ गुड एजुकेटर। उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत काम किया है, साइंस की दुनिया में बहुत काम किया। इज अ वेरी रिनाउंड रिस्पेक्टफुल नेम। और जब इतना बड़ा मूवमेंट में या इतने बड़े किसी भी इनिशिएटिव में कोई ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनकी सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो आई थिंक वो मूवमेंट को बेस मिल जाता है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, उसके लिए एक चेहरा बन जाता था। आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट बहुत यंगस्टर्स लोगों ने की थी, बट उन यंगस्टर्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, किसी को पता नहीं था कौन है, कहाँ से आए। एंड वो भी पढ़ाई खत्म करके आए ही थे, पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी। हाँ, पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी। तो बट जब सोनम वांगचुक उनके साथ जुड़ते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा इस कॉज की एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है, इस कॉज में क्यों ये कॉज इतना जरूरी है, इसको एड्रेस करना, क्यों इस विषय के बारे में बात करनी जरूरी है। तो आई थिंक यस, सोनम वांगचुक वर्कड एज अ कैटलिस्ट एंड देन थिंग्स रियली शिफ्टेड। आई विल आल्सो टॉक अबाउट वन मोर फैक्ट जो मैं अभी स्टेट करना भूल गया था, मुझे अभी दिखा। ये एक्चुअली द प्रिंट से मुझे ये फैक्ट दिखा था एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। हर 20 मिनट पे यूएस बॉर्डर पे एक इंडियन को पकड़ा जाता है, ओके, जो इलीगली यूएस में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर, अपना करियर इंडिया में दिख ही नहीं रहा है, विच इज अ प्लेस टू गो यूएस।
डंग की फिल्म में भी ऐसे हमने काफी एग्जांपल्स देखे थे जहाँ लोग लंदन जाने की कोशिश करते थे। इस केस में यूएस का मेरे पास क्लियर डेटा है जो वहां से आया है। मजे की बात, मैक्सिमम लोग जो यूएस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे इलीगली, दे आर फ्रॉम गुजरात। गुजरात जिसको हम अपने एडवांस स्टेट्स में काउंट करते हैं। तो अगर वहां का यूथ ही अपने आप को इस लायक नहीं समझ पा रहा है कि मैं जा सकता हूँ, जबकि यूथ गुजरात का बिजनेस माइंडेड, ओके, जैसे अगर यूपी बिहार की बात करो वहां पे एक सर्विस माइंडसेट है कि वी वांट टू गो इनटू द सर्विसेज, वी वांट टू सर्व द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। वहां पे इट्स अ बिजनेस माइंडसेट, वहां पे लोगों के दिमाग में पहले बिजनेस आता है। वहां का अगर यूथ ऐसा सोच रहा है तो बाकी देश की क्या हालत होगी वो हम सोच भी नहीं सकते इस हिसाब से। तो ये बस मुझे याद है कि ये काफी इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा था इस मूवमेंट के पीछे। जब हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं तो जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेट्स में से है वहां पर भी ये चीज है। तो बाकी जगह क्या ही हालत होगी। कोई भी आई थिंक स्टेट, जगह, रीजन, इन सब के अलावा अगर कहीं पर भी किसी को लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो वो चाहता है, तो वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए वो जगह छोड़ेगा। वो कोई भी व्यक्ति अपने घर को शौक से नहीं छोड़ता है। अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मैं और आप भी अपने घर से बाहर निकले क्यों? क्योंकि हमारे रीजन में उस जगहों पे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी और जो चीज हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, ऐसा नहीं था अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट जो चीजें हम चाह रहे थे वो नहीं वहां पे मिल रहा था, इसलिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। ये होता है, मजबूरियों में लोग घर छोड़ते हैं और आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा लाइवलीहुड देना चाहते हैं, इसलिए वो जगह से छोड़ के एक बेहतर जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। ये इमोशन को एकदम सही जगह पे हिट कर दिया आपने। ये सच में यही कारण होता है। कोई भी घर अपने मन से नहीं छोड़ता, कारण होता है उसके पीछे, एक मजबूरी होती है। बिल्कुल सही बात। जब हमने उस मूवमेंट की बात करी तो हम क्यों ना एक पुराने मूवमेंट की बात करें जिससे मेरी आपकी खुद की पर्सनल बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 2011 में हुए अन्ना हजारे जी का अनशन, लोकपाल बिल 2011 लोकपाल बिल के टाइम पे हुआ था। मेरे लाइफ का वो पहला हाई लेवल मूवमेंट है जो मैंने देखा था। मैं काफी सरप्राइज था। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से घर पहुंचा, टीवी पे रामलीला मैदान, रामलीला मैदान नहीं हो रहा था, हाँ, रामलीला मैदान के लाइव फुटेज आते रहते थे टीवी पे, और पापा वो देख के बोल रहे थे कि देश में इमरजेंसी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं वो देखता था और मैं बोलता था कि कुछ तो भयंकर हो रहा है। बट हाँ, वो पहला मूवमेंट था जो देखा था जिसने हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करा था। मेरी खुद की अगर मेमोरीज की बात करें अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के बारे में, तो आई थिंक उसका भी एक अंडरलाइन कॉज था। जैसे इस टाइम पे था कि एजुकेशन पे क्या किया जा रहा है, उस टाइम का अंडरलाइन कॉज था कि भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज्यादा है। और वो करप्शन को सेंटर में रख के ऐसा मूवमेंट किया गया था। पैरेलल अगर ड्रॉ किया जाए तो जैसे अभी सोनम वांगचुक जी आए थे जिनका पॉलिटिक्स से कुछ खास लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था टू बी ऑनेस्ट। हाँ, टिप्पणियां करते थे बट एक्टिव हिस्सा नहीं थे कभी। उनका आना इज वेरी सिमिलर टू आई फाइंड अन्ना हजारे जी का आना, बिकॉज अन्ना हजारे का भी कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कुछ नहीं था। और जब भी ऐसा कोई मॉरल हेड, ऐसा कोई हेड आता है, ऐसा कोई मूवमेंट में जुड़ता है, मॉरल कैंपस बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर उस मूवमेंट को एक अलग सी आग मिलती है। और वहां पे ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया था। ये मैं कहीं तो पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि ये इट वाज वन ऑफ दोज प्रोटेस्ट जो एक नॉर्मल और एक फॉर्मल पार्टी सिस्टम के बाहर चालू हुआ। आम आदमी पार्टी उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी। उस मूवमेंट से बहुत सारे लोग ऐसे निकल के जो आम आदमी पार्टी मिलके बने, जो कि एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, पर उस वक्त नहीं थी। एंड उस समय भी अगर देखा जाए तो जो यंग इंडियंस थे, लाइक हम उस वक्त 15-16 साल के रहे होंगे, उसके आसपास के रहे होंगे, ग्रेड 9, हाँ 9-10 के आसपास हम लोग थे। एंड जो थे वो 18-19, मतलब हमारे ही एज ग्रुप के लोग, दैट वाज यंग इंडियंस उस टाइम पे उनको बोल सकते हैं। दे वर रियली एंग्री विद ऑल दिस करप्शन। तो उससे वो करप्शन को लेके सरकार पे भड़के हुए थे। और उस समय उन लोगों ने सोचा कि भाई इस मोमेंट पे करते हैं, आक्रमण नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा उसको, क्रांति लाते हैं, मूवमेंट एक करते हैं। हाँ, मतलब सबको साथ आना पड़ेगा, सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। आई रिमेम्बर जब मैंने स्कूल में जब इसके बारे में पढ़ा देखा, तो उस समय जितनी भी किताबों में, हिस्ट्री में, सिविक्स में पढ़ा था
कि मूवमेंट क्या होता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ था. आई थिंक दैट वाज वन, आई वुड नॉट से एग्जैक्टली वो इंटेंसिटी थी, बट ग्लिम्स मिला कि जब लोग साथ में आते हैं एक साथ, तो कैसे पूरे देश में चीजें चेंज होती हैं, कैसे वो पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, हवा बदलती है. सही बात. तो वो देखा था बहुत क्लोजली. उतनी समझ नहीं थी वहां उस समय कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आई थिंक सबको पता था कि जो भी हो रहा है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिक्स में इंडिया की, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के सोचने में, समझने में. और उन लोगों पे लोगों ने भरोसा किया, उनके कॉज पे लोगों ने भरोसा किया. एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई जिसने दिल्ली में आई थिंक 25 से 26 साल तक कांग्रेस का, आई थिंक मिस शीला दीक्षित यूज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर, वो उनको हटा के एंड देन आम आदमी पार्टी को लाना. यस, तो उन्होंने वो पूरा शिफ्ट करा, वो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ. सो जब लोग आप पे भरोसा करते हैं तो वो दिखता है. तो आई थिंक अन्ना हजारे मूवमेंट वाज दैट मूवमेंट जिसमें लोगों ने भरोसा किया उन नए लोगों के ऊपर, जिस कॉज के बारे में वो बात कर रहे थे, जितने कन्विक्शन के साथ वो लोग बात कर रहे थे, उस पर भरोसा किया, उन लोगों को चांस दिया कि वो पॉलिटिक्स में आए और देश को एक नया क्या बोलते हैं, एक नया नजरिया दे देखने का कि पॉलिटिक्स किस तरह से और की जा सकती है. और उस समय पॉलिटिकल सिस्टम एकदम जड़ हो चुका था. कांग्रेस इतने सालों से चल रही थी, कोई उसके लिए ऑपोजिशन में उतना स्ट्रांग नहीं था. आई थिंक दैट मूवमेंट रियली वाज अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस. वेरी ट्रू. जब हमने when you talked about this corruption, I actually compared corruption and education together. And मेरे ज़हन में एक टर्म आया, I don't know if you remember this or not, व्यापम स्कैंडल. Do you remember व्यापम? आपको कुछ याद है? It was like हो गया, काफी साल हो गया, करीब 10-12 साल तो हो ही चुके हो एटलीस्ट. नाम सुना है, व्यापम घोटाला, व्यापम स्कैम, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद. इफ यू कैन शेयर. या आई थिंक व्यापम के बारे में जब मैंने सुना था पहली बार, तो व्यापम वाज लाइक अ वेरी थ्रिलर सस्पेंस काइंड ऑफ मूवी फॉर मी. व्यापम स्कैंडल वाज समथिंग दैट हैपेंड इन मध्य प्रदेश. इट वाज रिलेटेड टू अगेन जॉब मार्केट से रिलेटेड था, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड था. वेरी सिमिलर टू कि इधर का जॉब में हेर फेर, पैसे देके, लाइक वही फुल घोटाला था बेसिकली, सिंपली पुट. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज कि व्यापम स्कैंडल के बारे में, बिकॉज आई न्यू, मुझे जो इंटरेस्ट पैदा हुआ था इस वजह से था कि जो भी नाम व्यापम में सामने आता था, दैट पर्सन यूज्ड टू डाई आइदर बाय मर्डर और समथिंग. ओके, सो कल्प्रिट ढूंढना वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो भी सामने आता था वो मरते चले जाते थे. तो आई थिंक मेरे बस it's not something that is directly related to it. मुझे बस अचानक से बस याद आ गया, so I just thought to share it. अगर आपको व्यापम के बारे में जानने का मन करे तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है you want to share it with us, please do that in the comments. But yes, just pitching this here कि अगर व्यापम के बारे में आप जानेंगे, I think this is something worth it. So yeah. Okay, cool. Why don't we actually move to another movement? अभी हमने अन्ना हजारे जी कैंशन की बात करी जो हमारे बचपन की थी जी. और पीछे चलते हैं, अपने माँ बाप के बचपन में चलते हैं. 1975 or 79? 75. Yeah. Okay. Let's pick one year. कोई भी, मतलब एग्जैक्ट तो ना मुझे पता ना आपको पता है. जेपी मूवमेंट. लोक नायक जयप्रकाश नारायण बिहार में उनको बोला जाता है. जयप्रकाश नारायण नॉर्मली बोला जाता है, हम जेपी बोलेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी निकल जाए. जेपी मूवमेंट, अगर हम पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मुझे काफी हद तक जेपी मूवमेंट और जो करंट मूवमेंट था बहुत सिमिलर से लगते हैं. ओके. कारण बहुत सिंपल सा है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखी. पहली, जयप्रकाश नारायण, इवन though उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, बट व्हेन दिस मूवमेंट स्टार्टेड उस टाइम पर ही वाज अ वेटरन. उन्होंने पॉलिटिक्स की फील्ड छोड़ दी थी. ओके. ठीक है. यहाँ पे सोनम वांगचुक,
who was not a part of politics. तो दोनों के लीडर जो पॉलिटिक्स के बाहर से आए थे, पहली पैरेलल. सेकंड, जो करंट मूवमेंट थी, दिस वाज लेड बाय यंगस्टर्स, यूथ, स्टूडेंट्स. जयप्रकाश नारायण's movement was also led by students. इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिहार में आपको पता है वो मूवमेंट कौन लीड कर रहा था? गेस तो कर ही सकते हो. अटल बिहारी वाजपेयी. ही इज नॉट अ बिहारी. उनके नाम में बिहारी जरूर है, बट वो बिहार से नहीं है. वेरी आइकॉनिक पॉलिटिकल लीडर ऑफ बिहार. नीतीश कुमार. इवन मोर पॉपुलर, लालू प्रसाद यादव. Yes. Lalu Prasad Yadav was leading that in Bihar. Oh. So, yes. So, it started in Bihar and Gujarat. Bihar, Gujarat के students ने start करा. And then they went to JP की हमें आपकी सहायता चाहिए. And JP entered the movement directly. So, this is the second parallel. First parallel, a leader outside from politics. Second, started by the youth, by the students. And third, emotions attached थे and the kind of fire it took. जो अभी के प्रोटेस्ट में जो आग थी, बहुत सिमिलर प्रोटेस्ट उस टाइम पे भी उसमें वैसे ही आग. तो ये तीन मुझे बहुत. सोशल मीडिया नहीं था तो फुटेज नहीं है हमारे पास. फुटेज नहीं है, बट सुनी बहुत है हमने बातें. हमारे पेरेंट्स ने वो इसी लेवल पे एक्सपीरियंस किया था जैसे हमने ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया. जैसे हमारे हिस्ट्री बुक में 1975 के बारे में लिखा था, हो सकता है हमारे बच्चों उनके बच्चों के किताबों में 2026 के बारे में लिखा होगा. पर ये मुझे बड़ी मजेदार सी चीज लगी कि ये काफी इंटरेस्टिंग सा पैरेलल है. और पैरेलल बना सकते हैं यार अगर ध्यान से सोचें तो. लेट्स ट्राई टू एक्चुअली फाइंड आउट ऑल मोर पैरेलल्स. इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले लगभग 15 साल, 15 नहीं मतलब 12 साल के आसपास से सरकार में है. नहीं 15 साल हो गए. 2014 में आए थे. नहीं 14 में आए थे. नहीं 12 साल ही में है. 12 साल से बीजेपी की सरकार, थर्ड टर्म स्टार्ट. 12 साल बीजेपी की सरकार, उनके थर्ड टर्म में ये प्रोटेस्ट चालू हुआ. उस समय कांग्रेस की सरकार काफी समय से चल रही थी और उनके भी करीब करीब 10-12 साल के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है. इसके अलावा अगर और पैरेलल मैं ड्रॉ करना शुरू करूं तो शुरुआत में वो जरूर स्टूडेंट मूवमेंट था. देयर वाज अनदर लीडर व्हिच केम एंड देन ऑल स्टार्टेड अ मूवमेंट टुगेदर. बट उस टाइम जो अपोजिशन में थे जनसंघ, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा. तो इवन इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट पॉलिटिक्स का फ्लेवर आ गया. करंट में इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट इंडिया अलायंस का इनडायरेक्ट सपोर्ट आ गया एंड इट गॉट पॉलिटिकल फ्लेवर. तो इतने सारे पैरेलल्स मुझे दिख रहे हैं इन दोनों मूवमेंट में कि मुझे लगता है कि शायद हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट कर दिया है. और आई थिंक दिस इज अ पैटर्न कि कभी भी किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर जब पॉलिटिकल पावर कुछ लोगों या एक ग्रुप के हाथ में लंबे समय तक रहती है, तो लोग उनको क्वेश्चन करते हैं अगर उन्हें दिखता है कि सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया है. मतलब इफ यू सी हियर, तो जेपी मूवमेंट से पहले कांग्रेस वाज लीडिंग कंट्री. उन्होंने भी आई थिंक 3 डिकेड्स और 2 डिकेड इंदिरा गांधी का भी था. 2 डिकेड्स नहीं, 2 टर्म्स उन्होंने जब she was in the power. And then at that time also youth felt कि सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया है, करप्शन आ गया है, चीजें नहीं बढ़ रही हैं आगे. They started. इंटरेस्टिंग फैक्ट, उस टाइम पे जैसे इस समय क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन मांग रहे थे ना धर्मेंद्र प्रधान जी का कि भाई आप रिजाइन करो. जेपी मूवमेंट के टाइम पे भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल और बिहार में अब्दुल गफूर, इनके रिजिग्नेशन की मांग की जा रही थी. सॉरी मुझे पैरेलल से याद आया, बट व्हाट यू शेयर्ड इज वेरी सिमिलर टू दैट वन. एक डिमांड था वहां पे सेंटर. एग्जैक्टली. कि तो इफ यू सी कि अगर कोई भी देश में लंबे समय तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में रहती है, सरकार बना के रखती है और पब्लिक को या जनता को या यूथ को फील होता है कि सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया है और उन्होंने उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, पीपल डू दिस मूवमेंट. ट्रू. So it is not
दिस मोमेंट, इससे पहले भी समय समय पर 10-10, 12-12 साल जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में रहती है तो तो लोग जनता जवाब मांगती है. तो जनता जवाब मांगती है. True. That also tells me that it is the right time to actually move to the last part of our conversation today, which is क्या ऐसे movements हर 12-15 साल के बाद होंगे? Is it an inevitable thing? ये होगा ही होगा. और is it something जो किसी कारण से हो रहा है? क्योंकि हमने जितना पैरेलल्स ड्रॉ किए, हमने हर बार देखा कि जब भी कोई सरकार लंबे टाइम तक टिकती है तो एक जनरेशन आके उनको सवाल करती है. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो कांग्रेस की सरकार पावर में थी, तो हमने अपने यूथ के टाइम पे आते ही उस सरकार को क्वेश्चन करना शुरू किया और ऑपोजिशन को पावर में लेकर आए. अभी जो जेनजी है, इन्होंने हमेशा से इसी सरकार को पावर में देखा है, तो ये जैसे ही बड़े हुए उन्होंने इस सरकार से जवाब मांगा. तो क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल होगा. आई थिंक ये होना भी चाहिए. डेमोक्रेसी का बेस ही यही है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप उसके लिए सवाल पूछें. और सवाल पूछना, इफ यू सी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर में शास्त्रार्थ का आइडिया रहा है. तो सवाल पूछना इंडिया की हिस्ट्री है. और जब जब लोगों को लगेगा कि चीजें, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लोग नहीं सुन रहे हैं उनकी, जिनको उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ उस पोजीशन पे रखा है कि आप देश को चलाइए, सरकार चलाइए, आप हमारे बिहाफ में काम कीजिए, और जब वो देखते हैं कि वो लोगों ने उनकी विश्वास, उनका जो उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया था, जो उन्होंने फेथ उनके ऊपर रख के उन्हें उस पोजीशन पे बैठाया था, और वो लोग वो काम नहीं कर रहे, तो लोग सवाल पूछेंगे. और सवाल पूछना मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है. तो इट्स गुड दैट पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन. और अभी हमें बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है तो हमें लग रहा है कांग्रेस आए, फिर जो अगली जनरेशन आएगी उसके लिए कांग्रेस जो करेगी वो उनके लिए नॉर्मल होगा. उन्हें चेंज चाहिए, तो उन्हें चेंज चाहिए होगा. तो आई थिंक बात यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है. सरकारें, ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी होती है. वो बड़ा ही फेमस है अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप, जब वो कहते हैं कि एक्चुअली पार्लियामेंट में आई थिंक सरकार, नहीं, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही हैज अ वेरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि सरकारें सारी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी सारी एक जैसी होती हैं. थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, वरना सब एक जैसे ही होते हैं. मुझे नहीं फर्क पड़ता किसका क्या आइडियोलॉजी है, क्या है, बट आई थिंक जब आप देश के जब आपको देश की बागडोर मिलती है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप देश के लोग क्या चाहते हैं उसको ध्यान में रखें. आपके अपने जो एजेंडा बिल्कुल आप वो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो पब्लिक के एजेंडा से अलाइंड होते हैं, तभी आप सत्ता में आते हैं. लेकिन उस सत्ता में आने के बाद आप पब्लिक को भूल नहीं सकते, और अगर आप भूलोगे तो इस तरह से पब्लिक जवाब मांगने आएगी और आपको जवाब देना पड़ेगा. और ये कितना आगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा इतना नहीं पता, बट जब जब सिस्टम में ठहराव आएगा, जब जब पानी रुकेगा, लोग लाठी मार के उसको अलग करेंगे, मूवमेंट लाएंगे. तो फ्लो अगर बना रहेगा, आप लोगों के सवालों को एड्रेस करने के लिए समय समय पे काम करते रहेंगे, तो लोग सेटिस्फाई रहेंगे आपके काम से. नहीं, अगर आप ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रखोगे जहाँ पे लोग आपसे जो बात कर रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो लोग इस तरह के मूवमेंट करेंगे. मतलब देखा जाए तो ये तो होना ही है, और ये इंडिया का कल्चर का हिस्सा है, ये कुछ नया नहीं है. इट इज नॉट न्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. मेरा भी काफी हद तक सही भी मानना है इसमें. लाइक व्हेन यू टॉक्ड अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी ना, मेरे दिमाग में उनका वो एक लाइन आ गया जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, एंड आई फेल्ट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. ही वाज गिविंग रेजिग्नेशन, जो मुझे याद है, जितना मुझे याद है, आई थिंक वो देयर वाज सम फ्लोर टेस्ट और समथिंग, एंड उसमें उन्होंने डिसाइड करा कि वो रिजाइन करेंगे. एंड वो रेजिग्नेशन के टाइम पे उन्होंने बोला था एक बहुत प्यारी सी लाइन, जो आई थिंक मैंने इतनी बार सुना कि मुझे याद ही हो गया है. सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश चलते रहना चाहिए. I think we should actually close our video on that line only, because we know that every single person who is in this country wants to improve the country. Yes. देश को अच्छा ही लेके जाना चाहते हैं. उनकी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है, उनकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, पर अगर कोई देश के लिए काम कर रहा है तो वो देश का नुकसान कभी नहीं चाहता है. So why don't we actually close our video with saying this line together by Mr. Atal Bihari Vajpayee?
हाँ, करें? मेरे दिमाग में और भी कई सारी चीजें आ रही थी। जब लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं तो कैसे गुट बन जाते हैं कि या तो आप एंटी नेशनल है या नेशनल है, या आप एंटी नेशनल हैं, अगर आप दो तरह से आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो, या फिर भक्त है, अनभक्त है। आई थिंक ये अलग अलग टैग एंड ये सब सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया ने काफी ये सब किया है, अलग अलग टैग्स दिए हैं, हैशटैग्स चलाए हैं। बट आई थिंक सबको, मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, ये करंट पॉलिटिकल पार्टी हो या आने वाली किसी भी व्यक्ति को आपको ऐसी पोजीशन पे नहीं बैठा देना चाहिए जहां पे आप उसको सवाल ना पूछ सकें। आपके लिए वो गॉड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति तो एकदम सही ही करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भी आ रहा है वो, उसको आपने सिलेक्ट करके भेजा है, और अगर काम सही नहीं चल रहा है तो उससे सवाल पूछो। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको इतना गॉड फिगर, ऐसा फादर फिगर बनाने की जरूरत नहीं। इनसे तो गलत कभी होगा ही नहीं, वो भी एक इंसान ही है। और जब वो गलत जाए तो उससे सवाल पूछो, उनको क्वेश्चन करो, जिस भी तरह से आप उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहें आपको करना चाहिए। आई थिंक इस पार्टी को लेकर मुझे कहीं हद तक ये दिखा कि लोगों ने, कुछ लोगों को बहुत ही एक इंसानों के ऊपर का दर्जा दे दिया है, और लोगों ने उनसे सवाल करना बंद कर दिया। नाउ सम ऑफ द पीपल फील कि ये तो गलत करेंगे नहीं। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री में लोगों को सवाल पूछना आना चाहिए, वो और हक है लोगों का, वो हक है, वो आपका बर्थराइट है। आपको बड़ी मेहनत करी है लोगों ने 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, जिसके अगले हफ्ते जिसके 80 इयर्स पूरे होने वाले। बड़ी मेहनत करी है लोगों ने। उनमें से बहुत कम लोगों ने ही मतलब 2-4 साल ही रहे होंगे लोग जिन्होंने देखा कि फ्री इंडिया में रहना कैसा होता है। बड़ी मेहनत करके लोगों ने ये देश फ्री करवाया है, इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र भारत बनाया है। और जरूरी है कि हम सबके लिए कि हम सवाल पूछें लोगों से, और ये इंश्योर करें कि आप डे टू डे लाइफ में भी जो अपने एक्शंस हैं, कैसे वो कहीं ना कहीं देश के, आपके सोसाइटी के मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो वही जो सार्थक ने बोला कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बट देश चलता रहना चाहिए। With that, yeah, let's actually close today's video. Yes. With that, thank you so much. आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा डिस्कशन। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके अगेंस्ट नहीं है। हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारी कंट्री है। उसको जितना भी हमने अब तक की पढ़ाई करी है, अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बेस पे हमने आपके साथ ये डिस्कशन शेयर किया। बहुत ही पर्सनल डिस्कशन है हमारा ये, और प्लीज शेयर योर आइडियाज। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज हैं? एंड थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे in advance from both of us. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. We'll see you next time. ये शाम की चाय फुर्सत से मिलती है, यहाँ बातों से बातें निकलती हैं, और चर्चों से चर्चा होता